हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज। इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ भी तुम कह सकते हो। दूसरा कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है। अब ये आई कहां से है पहले मैं बता देता हूं इसके बारे में कुछ, कि ये बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज से। सारे क्वेश्चंस लगा जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है इस एक्सरसाइज के, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम थर्ड एक्सरसाइज के करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर का क्वेश्चन उसी में से आता है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क में आएगा, ठीक है। आ भी सकता है, चांसेस ज्यादा है आने के, ठीक है। तो देखो एक आई कैसे, हमें पता है पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन दैट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, ये होता है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा भैया, वो भी सेम ही होगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करने के लिए कुछ नहीं है, बस डिनोमिनेटर को उधर ले जाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर को जैसे ही तुम उधर ले जाओगे तो प्रोबेबिलिटी इधर बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। यहां पर तुम करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बचेगा, ये उधर चला जाएगा, तो यही सेम चीज बचेगी। वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो यहां से ये चीज तो हमारी क्लियर है कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है भैया। अब हमें ये देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। हमने ए बाई बी का मतलब हमें अच्छे से पता है, बी का मतलब हमें अच्छे से पता है, ठीक है। ए बाई बी का मतलब, बी का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ये वो होगा जब दोनों इवेंट हो चुके हों, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है कि ए और बी दोनों इवेंट हो चुके हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। इसको पढ़ने का एक और तरीका हो सकता है, देखो इस तरीके से, ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले हुआ भैया बी इवेंट, तो लिख दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, फिर इनटू में फिर हुआ ए इवेंट ऑन द कंडीशन बी पहले हो चुका है, ठीक है। यहां पर ये चीज मैटर करेगी क्योंकि एक के बाद दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो फिर हुआ ए इवेंट ऑन द कंडीशन बी हो चुका है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, पहले हुआ ए फिर हुआ बी ऑन द कंडीशन ए पहले हो गया था। दोनों में से कुछ भी करो, दोनों का आंसर एकदम सेम आएगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल जब 2 इवेंट एक साथ हो रहे होंगे। ऐसे ही 3 इवेंट भी हो सकते हैं एक साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए, बी हो जाए या फिर सी हो जाए, 3 इवेंट हो जाए, तीनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो क्या होगी, पहले करवा देते हैं ए इवेंट को, फिर करवा देते हैं बी इवेंट को, बट ए पहले हो चुका है तो ये क्या आएगा, बी बाय ए, ठीक है। पहले हुआ इवेंट ए, फिर हुआ इवेंट बी ऑन द कंडीशन ए पहले हो गया, फिर हुआ इवेंट सी ऑन द कंडीशन ए और बी पहले हो चुके हैं। यहां पर तुम इसको ए बी या ए इंटरसेक्शन भी जो लिखना है वो लिख सकते हो, इसका मतलब यही है कि ए और बी दोनों पहले हो चुके हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के, डायरेक्ट लगेंगे फॉर्मूले, कुछ भी स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिसमें तुम फंस जाओ या कोई टफ हो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो ऊपर वाला रब कर देते हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में खत्म हो गए क्वेश्चन। तो जरा इसका एक बार एग्जाम्पल 8 देखेंगे हम, फिर एग्जाम्पल 10 देखेंगे। एग्जाम्पल 8 में 2 इवेंट हो रहे हैं तो वो इस फॉर्मूला पे बेस होगा, एग्जाम्पल 9 इस फॉर्मूला पे बेस होगा। तो ये कह रहा है एक अर्न है जिसमें 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं।
ये रहा 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। अब 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक निकाली, वो बाहर रख दी, फिर दूसरी निकाली। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉल ब्लैक आ जाए, ठीक है। तो हम इवेंट ए को मान लेते हैं द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल ब्लैक आ जाए, ठीक है। और इवेंट बी मान लेते हैं हम सेकंड बॉल हमारी ब्लैक आ जाए, ठीक है, सेकंड बॉल ब्लैक आ जाए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट भी ब्लैक आए और सेकंड भी ब्लैक आए, यानी कि दोनों काम हुए हमारे पास, ठीक है। तो अब सेम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगा दो, ये लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगाएंगे तो ज्यादा सेंस बनाएगा क्योंकि फर्स्ट बॉल ए को माना है। तो पहले ए बॉल निकाली, इसमें से एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पहली ब्लैक बॉल निकालने की। टोटल 10 ब्लैक है और टोटल बॉल है 15, तो ये आ गई 10/15। ये हो गई ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10/15। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा जाता, ठीक है, बी सेकंड बॉल ब्लैक है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड बॉल ब्लैक आ जाए ऑन द कंडीशन एक ब्लैक बॉल पहले निकल चुकी है, तो उसका क्या होगा, एक ब्लैक बॉल पहले निकल चुकी है तो टोटल ब्लैक बची होंगी 9, और तो यहां आ गया 9 ब्लैक बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी 9 + 5 14, ठीक है। अच्छा, अब देखो 10/15 9/14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें दोनों बॉल ब्लैक आ रही हैं, ठीक है, दोनों बॉल ब्लैक आ रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया जब दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, काफी इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम फट से कर देंगे। अब आते हैं जब 3 इवेंट हमारे पास हो रहे होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल 9 है, शायद 9 होगा या 10 होगा, तो वो करते हैं। एग्जाम्पल 8 के बाद आया एग्जाम्पल 9। तो इसमें क्या किया है, 3 कार्ड निकाले हैं सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि एक निकाला उसको बाहर ही रखा, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल कार्ड 52 है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला कार्ड आ जाए किंग, दूसरा कार्ड भी किंग और तीसरा आ जाए एस, ठीक है, तीनों ही काम हो जाए। तो 3 इवेंट मान लेंगे, पहला के इवेंट मतलब पहला वाला किंग आ जाए, दूसरा वाला किंग आ जाए, तीसरा वाला एस आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किंग एस। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमने एक किंग निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर हमने दूसरा किंग निकाला ऑन द कंडीशन एक किंग पहले निकल चुका है, ठीक है, K1 K2 नाम दे दो बेशक इनको। अब हमने निकाला एस ऑन द कंडीशन 2 किंग पहले से निकल चुके हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को तुम A × B भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में वो शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। K1 इंटरसेक्शन K2 को मैं K1 × K2 लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब देखो यहां से देखते हैं इनकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या आएगी। किंग, एक किंग निकालने का एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल होते हैं 4 किंग और टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स, तो 4/52, 4 में से कोई भी किंग निकल आए तो पहला इवेंट हो जाएगा। दूसरा इवेंट ऑन द कंडीशन एक किंग पहले निकल चुका है, तो अब क्या बचे होंगे, टोटल तो 51 कार्ड बचे होंगे, और किंग कितने बच रहे होंगे, किंग बच रहे होंगे 3, क्योंकि एक किंग निकल चुका है। उसके बाद निकालते हैं हम एस, 2 कार्ड निकल चुके हैं तो टोटल कार्ड बच रहे होंगे 50, जिसमें से हमें निकालना है तीसरा कार्ड। और जो एस हैं अभी भी कितने एस बचे हुए हैं, 4 एस बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एस हमने निकाले नहीं थे, सिर्फ 2 किंग निकाले हैं। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, थर्ड एस। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आगे फायदा होगा डायरेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके ज्यादा क्वेश्चन
ना करते हुए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल जितने थे सारे कर लिए, 2 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्वेश्चन करते हैं हम कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी का। ठीक है, क्या होता है, मैं एक बार वीडियो देख लूं बन रही है कि नहीं। हाँ बच्चों, कंडीशन इंडिपेंडेंसी, कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो कंडीशन क्या होता है, इसका मतलब और कैसे निकालते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। देखो, इंडिपेंडेंस इवेंट होंगे, ठीक है। 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलेंगे, जब ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि हमने एक कॉइन उछाला, पहले आया टेल, मान लो उसको बोल दो ए इवेंट, बी इवेंट हेड आने को, तो पहले बार हेड आया या टेल आया, उससे बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए की प्रोबेबिलिटी जो थी पहले वही रहेगी, बी की प्रोबेबिलिटी जो थी नॉर्मल कंडीशन में 1/2 ही रहेगी। तो वो इवेंट टू इवेंट डिपेंड करता है। कई बार तुम नहीं पहचान पाओगे कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। उस फॉर्मूले में डायरेक्ट डालना है, तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकालना है, जरा सा भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना बच्चों इसमें, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। सीधा बस देखो, फॉर्मूला ये है कि तुम्हें पता है, अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन बी पहले हो चुका है, तो मैंने अभी कहा ना ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जो ए की प्रोबेबिलिटी थी अलोन होने की, अकेले होने की, वही ये रहेगी कि बी हुआ है चाहे नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी किसके बराबर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ये चीज तो सेंस बना रही है, ठीक है, कि भाई प्रोबेबिलिटी बी के होने से ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के बराबर रहेगी, ए के होने से बी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बी के बराबर रहेगी, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये निकालने की भी कोशिश मत करना, कई बार तुमसे बी बाय ए नहीं निकलेगा, तुम्हें ये निकालना है। देखो, हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, या फिर इसका दूसरा वाला बी ए बाय बी, ठीक है। तो ये है, अब यहां से अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी बाय ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, तो यहां पर डाल देते हैं वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गई बच्चों हमारी कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में डालना है और चेक करना है कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो या नहीं कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है इवेंट, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो दिमाग मत लगाओ, इंडिपेंडेंट नहीं है, खत्म बात, ठीक है। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों सीधे सीधे। अच्छा, 9 एग्जाम्पल तक हमने कर लिया, हम एग्जाम्पल 10 कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 करते हैं हम, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये टॉपिक, ठीक है। सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके क्वेश्चन तुम लगा के नहीं जाओ। इंपॉर्टेंट का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं है जिसमें तुम अटक जाओ, इसके क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे और इसके क्वेश्चन जरूर करने हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। तो जैसे कि हमें दे रखा है एग्जाम्पल 10 में, अ डाई इज थ्रोन, डाई फेंकी गई, तो सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, एक ही बार फेंकी गई है। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लिखा हुआ है ई इवेंट है जिसमें नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो वो 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो ये हो गया ई इवेंट। अब बोला है एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन। अब जो एफ है वो क्या है, जो नंबर आया है वो इवन आया है, तो 2 4 और 6, तो ये हो गए एफ ई और एफ इवेंट। हमें चेक करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सिंपल सीधी बात है, हमें तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
अगर इन दोनों का मल्टीपल करके इसके बराबर आता है, यहां इक्वल मत लिख देना, अगर तुम पहले ही लिख दोगे बच्चों की ये इक्वल है तो उससे दिक्कत क्या होगी, तुम पहले से ही मान के चल रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट है, रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, 1 नंबर काट लेगा 2 नंबर वाले में। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है या फिर चेक करना है ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ के इवेंट में आएंगे सिर्फ 6। ठीक है, दोनों में कॉमन जो है वो 6 है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें टोटल एक इवेंट है तो एक एलिमेंट है तो 1/6, इसमें है 2 एलिमेंट तो 2/6, इसमें है 3 तो 3/6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F किसके बराबर होगा, 2/6 इंटू 3/6, तो ये आएगा 6/36, तो वो हो जाएगा 1/6। तो बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं 1/6 के, तो मतलब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, खत्म बात, कुछ सोचना ही नहीं है इसका मतलब क्या है ये वो, बस सेटिस्फाई हो गया, तुम्हें 2 नंबर मिल गए। ठीक है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों, में पहले ही बता देता हूं। इसके जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें वेन डायग्राम दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14, ये दोनों क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, और एक शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्सरसाइज में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे है, उसको भी मैं ही करा देता हूं। तो अभी हम 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम्हें ये 3 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो इधर देखो, एक बार क्वेश्चन जरूर रीड कर लो। पहले करेंगे एग्जाम्पल 13। ठीक है, एग्जाम्पल 13 करते हैं। पहले क्या करना है, प्रूव दैट इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट, E और F इंडिपेंडेंट हैं, E एंड F इंडिपेंडेंट, तो हमें प्रूफ करना है E डैश और F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। E डैश एंड F डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो मतलब समझ गए हम। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, तो जरा इनको अब लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। E और F इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के। और जो प्रूफ करना है उसको यहां लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको दिमाग में कहीं छाप के रखना या फिर ऊपर लिख देना टू प्रूव, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया तो E डैश और F डैश इंडिपेंडेंट हो गए। अब देखो हमें चलना कैसे है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पता होगा स्टार्ट कैसे करना है तो हो गया क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद एक फ्लो बन जाएगा और हो जाएगा। डेरिवेशंस की तरह है बिल्कुल ये एक। तो सबसे पहले हम समझते हैं E डैश इंटरसेक्शन F डैश क्या रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया इवेंट E, ये हो गया F। ठीक है, ये हो गया अंदर वाला पार्ट E F। E डैश का मतलब होगा E का बाहर वाला पार्ट। ठीक है, ये, और F डैश का मतलब होगा F के बाहर वाला पार्ट। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, E और F दोनों के बाहर वाला पार्ट। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो बाहर का है जिसको मैं अब ग्रीन से शेडेड करने वाला हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट, तुम ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा क्या, जो ग्रीन से मैंने शेड किया है, E और F के बिल्कुल बाहर वाला। ठीक है, इसके बाहर वाला ये होगा तुम्हारा E इंटरसेक्शन F डैश। ठीक है भाई, तो यहां से E डैश इंटरसेक्शन F डैश ये बराबर किसके होगा। ठीक है, देखो ये टोटल जो है यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये अंदर का माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है,
अब ये अंदर का है क्या, E यूनियन F है ये, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है ये E यूनियन F है, तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस E यूनियन F। अब यहां पर प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट होती है 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, ऐसे लिखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 प्रोबेबिलिटी में से इस अंदर वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो बाहर वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, है ना, इतना क्लियर है हमें। अब देखो, अब हमें कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि ये 11th क्लास की आइडेंटिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F क्या होगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब ध्यान रखना बच्चों, ये 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, ये तुम्हें नहीं पता होगी तो क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ये बेसिक चीज है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोबेबिलिटी आगे यूज होगी, आइडेंटिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट का दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। ये वाला भी हम आगे यूज करेंगे, ये वाला पहले यूज कर रहे हैं, तो डाल देते हैं भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। क्यों लाया हूं मैं E इंटरसेक्शन F के टर्म्स में, क्योंकि मुझे पता है E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F होती है, तो इसको उठा के यहां डाल देता हूं, अगला स्टेप ना करना पड़े इसलिए रब करके यहीं डाल रहा हूं। यहां पर ये आएगा, फिर इसकी जगह डालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया हमने। अब कुछ नहीं करना, सबको E डैश F डैश की टर्म में लाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, माइनस को पहले अंदर लाओ या फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो प्रोबेबिलिटी ऑफ F। जब तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉमन लोगे इनमें से, ठीक है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस, यहां बचेगा 1, फिर आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, और यहां प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस 1, ये सब ब्रैकेट में चल रहा है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा, इसको उधर भेज दो तो तुम्हें पता चलेगा 1 में से किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस करने पे इवेंट में उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, ठीक है। तो यहां से आया 1 माइनस PE, माइनस को अंदर ले जा रहा हूं मैं, माइनस PF इंटू PE डैश, ठीक है, PE डैश। ध्यान रखो बच्चों, इसको मैंने लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश सेम फॉर्मूले से 1 माइनस PE, तो इसको यहीं लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश। अब इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश कॉमन ले लेते हैं, देखो एक फ्लो बन जाता है, कुछ नहीं करना होता, अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश, वो सामने लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश। हो गया प्रूफ, क्या चीज, E डैश इंटरसेक्शन F डैश को हमने प्रूफ कर दिया। ये बस ध्यान रखना स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है ये क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बस ध्यान रखना स्टार्ट कैसे करना है, प्रूफ क्या करना है, सारी चीजों को कन्वर्ट कर लो। जैसे मैंने किया वैसे ना करके भी अगर तुम यहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और E और F की टर्म्स में लिख लेते तो भी हो जाता। बच्चों 1 मिनट वेट करना, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, सिर्फ 1 मिनट। हाँ सॉरी बच्चों, मुझे लगा सॉरी।
ठीक है, अब देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना स्टार्ट कहां से करना है और उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 14 रीड करके उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करो। एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें प्रूफ करना है बट लगेंगे वही, ठीक है, लगेंगे वही फॉर्मूले, सब कुछ सेट वाले, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 रीड करो बच्चों। क्वेश्चन 14 क्या है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आंख बंद करके पहले लिखो गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब जो समझ गया उसका क्वेश्चन हो गया, उसको स्टार्टिंग मिल गई। इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, ये प्रूफ करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ए डैश बी डैश आ जाए घबराना ही नहीं है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस घबराना ही नहीं है, तुम चाहो तो इनको यहां डाल के क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पर इस तरीके से हमें प्रूफ करना है, वही हम करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी। तो उसका मतलब क्या होता है, या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। तो ऐसी उसमें आता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारा ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और उनके बीच वाला पार्ट जो कॉमन होता है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर प्रूफ करनी है। अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया हमारा काम, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटू बी के बराबर है, तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, कितना इजी क्वेश्चन, 4 स्टेप का बस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया, अंदर बचा, यहां बचा इसकी जगह 1, यहां बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और इसको भी वही लिख देते हैं। अब सब कुछ ए डैश में आ सकता है, उसको ए डैश की टर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये पूरा, ठीक। अब इसमें से और इसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लेंगे, तो 1 ये रहा, माइनस इसमें से और इसमें से माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का कॉमन लिया, माइनस बाहर चला गया 1, यहां से भी माइनस कॉमन लिया है तो यहां एक माइनस आ जाएगा, माइनस पी बी, माइनस पी बी। तो अब तुम देख सकते हो गया प्रूफ। इसको यहां से ये लिख देंगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो प्रूफ करना है, 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, इसकी वैल्यू पी बी डैश होगी, ऊपर देख सकते हो कैसे। हो गया खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन, आराम से हो गया, इस टाइप के आएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करके चले जाओ, एक आध दो एक्सरसाइज में वो करके चले जाओ, और इस एक्सरसाइज में पूरी एनसीईआरटी लगाओ, ठीक है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी भी लगा के जाओगे तो 90% काम हो गया तुम्हारा, 100% ही हो गया।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी लगाने की, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसका एक क्वेश्चन बच गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, वो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का। चलो भाई, तो एक बार देख लेते हैं, वीडियो पॉज तो नहीं हो गई है? अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अगर वीडियो बीच में कट जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू कर लेंगे, वैसे मैं पढ़ा ही रहा हूं। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तो एक डाई को 3 बार फेंका गया। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस बनेंगे उसमें कितने बन जाएंगे? 1 1 1 1 1 2 1 1 3। तो ऐसे करके तीनों के पास कितनी चॉइसेस रहेगी? 6 × 6 × 6, तो टोटल इवेंट बनेंगे 216। टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में बनेंगे 216। लिखने नहीं है 216 एलिमेंट, बस दिमाग में होना चाहिए, सैंपल स्पेस में इतने आएंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, एक मिनट, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। अब तुम एक बात ध्यान रखना, ये किसका क्वेश्चन है? ये उस वाले का क्वेश्चन है, 3 बार फेंका है ना, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ये बस ध्यान रखना कि ये लगेगा, ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे होना चाहिए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए बी। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर कैसे तुम इवेंट्स को डिफाइन करोगे ए बी सी को। अगर तुम ये मानो कि पहले पे ऑड आ जाए, दूसरे तीसरे पे ना हो जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑड नंबर एक बार आना चाहिए एटलीस्ट, या 2 बार आना चाहिए, या 3 बार आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी। या तो केस बना के इस क्वेश्चन को अच्छा लंबा चौड़ा कर लेंगे, जिससे कि ये 2 नंबर में आएगा, तुम्हें वैसे ही टीचर डिसअपॉइंट हो जाएगा और 2 नंबर शायद ना मिले, या फिर तुम गलत कर दो। ठीक है, तो वैसा ना करके ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है? तो ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि जो टोटल है, टोटल यानी कि 216, उसमें से माइनस कर देंगे वो वाले जब ऑड नंबर एक बार भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ऑड नंबर एक बार तो कम से कम आना चाहिए, तो टोटल में से वो माइनस कर दें जब ऑड नंबर है ही नहीं, नो ऑड नंबर। ठीक है, नो ऑड नंबर। नो ऑड नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं ऑल इवन, तीनों इवन आ जाए, दोनों एक ही बात है। नो ऑड नंबर बोलो या ऑल इवन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो टोटल की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐसे कर देंगे, तो टोटल की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, माइनस ऑल इवन नंबर, मतलब कि पहला वाला भी इवन नंबर आ जाए, दूसरा वाला भी इवन नंबर आ जाए। पहला वाला इवन नंबर को इवन नाम दे देते हैं, इवन, फिर दूसरा वाला भी इवन आ जाए, तीसरा वाला भी इवन नंबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इवेंट हो जाए। 3 बार, पहली बार डाई फेंकी तो इवन नंबर आया, दूसरी बार डाई फेंकी तो इवन नंबर आया, तीसरी बार डाई फेंकी तो इवन नंबर आया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। फर्स्ट, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, एक बार डाई को फेंको, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है? 3/6, क्योंकि टोटल 3 इवन नंबर होते हैं और टोटल 6 में से 3 इवन होते हैं, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन अ डाई। ठीक है, अब उससे पहले इवन आया हो ना आया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बेसिक दिमाग लगाना है। ठीक है, एक डाई को जब फेंकते हैं तो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट है पहले वाले से, तो इस केस में ये तीनों की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो तुम इस तरीके से कर सकते हो, या फिर तीनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पहले फेंका इवन, फिर E2 ऑन द कंडीशन इवन हो चुका है, फिर E3
ऑन द कंडीशन E1 और E2 हो चुके हैं। अब हमें पता है कि पहले वाले में E1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, दूसरे वाले में E1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 ही होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक डाई को जब फेंकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि पिछले में क्या आया है उससे अगले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भी 3/6, यहां पर भी 3/6, काटेंगे 1/2 1/2 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 बार तो आ जाएगा 1/8, तो फाइनल होगा 1 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे तो 7/8, खत्म बात। ठीक है, आंसर आ गया 7/8। इतनी इजीली हो गया। अगर तुम इसको सारे इवेंट बना के और उस तरीके से निकालोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उस तरीके से इसको नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वो काफ़ी लेंदी होगा। करेंगे इस तरीके से, ठीक है, मार्क्स लेने हैं तो। बाकी इसके सारे क्वेश्चंस अब डायरेक्ट मेथड से हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा अटपटा नहीं लगाना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन था जिसको बच्चे कर लेते हैं बट इस मेथड से नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ओके।